हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज अपन वो प्रश्न करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसे एंड तक देखना कंपलसरी है, आप लोगों को देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसी तरह के पेपर सेट किया गया है। ठीक है, कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, कुछ समझ पर आधारित प्रश्न है, इस तरह का पूरा मिक्सअप अपन ने सारे सिलेबस का रखा हुआ है। तो जिनका आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम को अच्छे से बिल्कुल शांत मन से देना है और किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका मानव शरीर में पाचन क्रिया, जो पाचन क्रिया होती है आपका मानव शरीर में, जो पाचन क्रिया है कहाँ शुरू होती है। तो सबसे पहले जो पाचन क्रिया शुरू होती है मुंह में, यानी लार के माध्यम से आपका पाचन की क्रिया यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका पाचन आपके मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, पाचन के किस अंग का मुख्य कार्य भोजन को अम्लीय बनाना है। तो पाचन का जो कौन सा कार्य है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, तो अन्न नलिका, पेट, आंत, यकृत। तो आप सभी को पता होगा आपका पेट में जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है, अम्लीय बनाता है पाचन में। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है बताइए। अग्नाशय, पित्राशय, पेट, यकृत, कहाँ से होता है। तो अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होती है, बीटा सेल होती है। ठीक है, बीटा सेल होती है, वहाँ से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट है, भोजन में पेट के में पचाने के लिए कौन सा रस जिम्मेदार होता है। तो बताइए, पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए लीवर रस, पेट रस, आंत रस या पित्त रस, कौन सा रस आपके शरीर में होता है। तो पेट रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखना है। एक और चीज़ याद रखिए, जो अमाशय होता है या पेट, यानी अमाशय हमारा जो पेट होता है उसमें किसका पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। किस अंग में पाचन के बाद अवशोषण होता है। तो कौन सा अंग है जिसमें पाचन के बाद अवशोषण होता है। अन्न नलिका, पेट, छोटी आंत या फिर आपकी बड़ी आंत। तो अवशोषण का कार्य आपका क्या करता है, छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन क्रिया संपन्न होती है तो वो छोटी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत में आपका सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं हमारे शरीर में, एक जल और एक खनिज। इनका पाचन आपका अगर पूछा जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में होता है। ग्रंथियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक आंतरिक ग्रंथि और एक बाह्य ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, पिट्यूटरी ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है आपकी मास्टर ग्रंथि जिसको कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि आपको हाइपोथैलेमस है, तो इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये क्या करती है, शारीरिक विकास और वृद्धि को नियंत्रित करती है, या रक्त शर्करा का नियंत्रण करती है, पाचन क्रिया को मदद करती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। तो क्या करती है, शारीरिक विकास में वृद्धि और नियंत्रित करने का कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको पता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। इंसुलिन तो होगा नहीं, क्योंकि अग्नाशय से स्रावित होता है। थायरोक्सिन आपका हो सकता है, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एड्रेनलिन आपका किडनी से, यानी जो किडनी होती है हमारी, उससे स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हमारे जनन जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से इसका स्रावण होता है। पसीने की ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, आपको पूछा जा रहा है। जो पसीने की ग्रंथि होती है, आंतरिक ग्रंथि, बाहरी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, कोई नहीं। तो बताइए कौन सी ग्रंथि होती है, बाहरी ग्रंथि होती है, हमारी जो स्वेट सेल बोला जाता है ना। और जो मिश्रित ग्रंथि हमारी एक ही ग्रंथि है वो है अग्नाशय, पेनक्रियास जिसे बोला जाता है। तो ये आपकी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, प्रश्न एक और क्या है, पुरुषों में प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो जाता है। जो शुक्राणु होते हैं पुरुष में, उनका निर्माण कहाँ होता है, अंडकोश में, अंडाशय में, गर्भाशय में, वीर्याशय में। कहाँ पर जो आपका शुक्राणु बनता है, अंडाणु और शुक्राणु से मिलने से जो भ्रूणज बनता है, तो ये कहाँ होता है, ये होता है टेस्टेज, जो अंडकोश होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और महिला में अंडाणु, महिलाओं में अंडाणु का विकास कहाँ होता है। तो महिलाएं होती हैं उनमें अंडाणु का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनन तंत्र से हमारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत अधिक आ रहे हैं, तो वहाँ से अपन को उनका जो टर्मिनोलॉजी है वो भी याद रखना है। ठीक है,
जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना समझ पर आधारित, तो वो कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग समझ पर आधारित 40%, मतलब आपके 60%, 100 मान लो 140 क्वेश्चन होंगे, तो बाकी बात के क्वेश्चन तो इसी तरह के हैं ना। और जहाँ पर बच्चे फंस रहे हैं, मतलब समझ पर आधारित तो आदमी कर ले जा रहा है, परंतु जहाँ फंस रहा है वो इसी तरह के प्रश्न हैं, आपको उसकी प्रक्रिया पता होना चाहिए, वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। महिलाओं में गर्भधारण का मुख्य स्थान कौन सा है, तो महिलाओं में जो गर्भधारण का मुख्य स्थान गर्भाशय में आपका गर्भधारण का मुख्य स्थान है, यहाँ पर बच्चा का विकास होता है, यहीं पर बच्चा पलता है। तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो आपकी प्लेसेंटा, ठीक है, याद रखना है, प्लेसेंटा से होता है, ध्यान अच्छे से याद कर लेना इसे। महिला में प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग अंडाणु को बाहर निकालने का कार्य करता है, तो इनमें से कौन सा अंग है जो अंडाणु को बाहर निकालेगा, अंडाशय, अंडनलिका या गर्भाशय, योनि। तो अंडाणु को बाहर निकालने का कार्य अंडनलिका के द्वारा होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। आप लोग आंसर भी किया करिए और बताया करिए कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा क्वेश्चंस हैं या कोई कमी है, किस तरह के प्रश्न और बनाए जाएं, तो इसका थोड़ा आप सजेशन भी दे सकते हैं ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके और अच्छे क्वेश्चंस आ सके, आपके अनुसार क्वेश्चन आ सके, ठीक है। मानव शरीर में पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग प्रमुख रूप से वीर्य का स्त्रावण करता है, तो ये आपका अंडाशय, अग्नाशय या फिर पुरुषों में वीर्याशय या गर्भाशय, तो ये पुरुषों में वीर्याशय करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन कब होते हैं, तो ये कौन सी एज होती है जब आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 12 से 18 साल की एज होती है, जिसमें आपकी बॉडी में, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल फीमेल दोनों में क्या होते हैं, फीमेल और मेल में शारीरिक परिवर्तन, यानी उनके जननांग का विकसित हो जाना, और महिलाओं में महावरी का आना, पुरुष की आवाज़ भारी हो जाना लड़के की, और दाढ़ी मूछें आ जाना, ये प्रक्रिया उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भाशय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो पोषण होता है विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा होगा, तो आयरन की मात्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि भारत में लगभग 53% महिला क्या है, एनीमिक हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से महिलाएं क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, उनके बच्चे फिर कुपोषित होते हैं या फिर कई बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। एक और चीज़ याद ली, महिला का जो प्रेगनेंसी में वेट होना चाहिए 55 केजी, जब महिला प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है तो 55 केजी उसका वजन होना चाहिए लगभग, ठीक है। इससे थोड़ा और कम 54 चल सकता है, परंतु उससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो महिला के लिए ही घातक हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा वीकनेस फील करेगी और कई सारी प्रॉब्लम उसको देखने को फेस हो सकती हैं उसे, ठीक है। धात्री माताओं के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है, तो मात्र जो आपके बच्चे को धात्री, एक चीज वर्ड है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। धात्री वो होती हैं जो स्तनपान कराती हैं, क्या कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनको क्या कहा जाता है, धात्री महिला कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, शुद्ध शाकाहारी आहार, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर आहार, या उच्च वसा वाले आहार, या केवल फल और सब्जी, ये बताया गया। तो आप बताइए इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार। नवजात शिशु को पहली बार कौन सा भोजन दिया जाता है, रोटी, माँ का दूध, चाय, दलिया, तो आप सभी को पता है माँ का दूध दिया जाता है 6 मंथ तक। उसके बाद आप बच्चे को कोई भी जो जिसको पूर्ण आहार बोला जाता है, फिर सप्लीमेंट आप उसको दे सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है, जो माँ का दूध पूर्ण आहार, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं आपको ये सब प्रश्न इसके साथ बताती जा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में कौन सा मुख्य शारीरिक परिवर्तन होता है, तो जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सा शारीरिक, ऊंचाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि, दांतों का उगना, तो ये सभी चीज़ें बच्चे में परिवर्तन दिखते हैं बाल्यावस्था के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब जो प्रबंधन है उससे भी प्रश्न अपन कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी छोड़ नहीं सकते हैं, 45 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आता है, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। 40 या 55 का उसको समथिंग रहता है, ठीक है। नेतृत्व क्षमता का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, निर्णय लेने की क्षमता, समय प्रबंधन, टीम का निर्माण, संचार कौशल। तो जो नेतृत्व होता है, नेता क्या करता है, लोगों का नेतृत्व करता है और लोगों को उनकी निर्णय लेने की क्षमता उस नेता में होती है। तो नेता का जो गुण है निर्णय लेने की क्षमता, यानी वो किसी भी परिस्थिति में क्या निर्णय लेता है, नेता का गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी संगठन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रबंधन क्या करता है, कार्यों का विभाजन करता है, सभी कार्यों को समय पर पूरा करता है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, या फिर केवल वित्तीय प्रबंधन करता है। तो ये संगठन के उद्देश्यों, क्योंकि प्रबंधन अपन को क्या करना है, अल्टीमेटली जो संगठन है उसके उद्देश्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेतृत्व की किस शैली में नेता अपने फैसले अकेले लेता है और टीम से सलाह नहीं लेते, तो कौन सी, क्योंकि आपने शैली 3 पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें एक लोकतांत्रिक शैली है, ध्यान रखना है।
तो बताइए कौन सी शैली में नेता अपने फैसले अकेले लेते हैं, टीम से नहीं करते? लोकतांत्रिक नेतृत्व, स्वीकृत नेतृत्व, अधिनायक नेतृत्व या सहायक नेतृत्व? ये आपका अधिनायक नेतृत्व। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की तानाशाही चलती है ना, नेता क्या होता है, सक्रिय होता है। जैसे किम जोंग अपने देश का नेता है ना, तो वो उत्तर कोरिया का, तो वो किसी की भी भागीदारी अपने जो निर्णय हैं उसमें नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधन में POLC का मतलब क्या है? प्लानिंग, क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑपरेटिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑपरेटिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लर्निंग, कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। तो ये ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर लीडिंग करेंगे, उसे नेतृत्व प्रदान करेंगे, फिर कंट्रोलिंग, फिर नियंत्रण रहेगा। तो ये इसका मतलब है, ध्यान रखना है। कौन सा प्रबंधन कौशल एक प्रबंधक को सबसे पहले सीखना चाहिए? क्या उसे सबसे पहले आना चाहिए? समय प्रबंधन, टीम प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचार कौशल। क्या उसके अंदर होना चाहिए? सबसे पहले कौशल होना चाहिए संचार का। कम्युनिकेशन वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन की स्किल कैसी है उसकी। ठीक है, ये उसके अंतर होना चाहिए। संचार किस प्रकार का है, वो लोगों के बीच में अपनी बात कह पा रहा है या फिर वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोनों मतलब प्रेषक और जो प्राप्त करता है, दोनों के बीच में किस प्रकार की क्रिया है, तो वो एक कौशल के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कौन सा नेतृत्व शैली कर्मचारी की भागीदारी और राय पर आधारित है? तो कर्मचारी दोनों की भागीदारी। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व, निर्दयी नेतृत्व, स्वायत्त नेतृत्व, घेराबंदी नेतृत्व, किस प्रकार का नेतृत्व होगा? तो ये लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है। जैसे अपने देश में है, यहाँ पर जनता की भी बात रखी जाती है और नेता है उसकी भी बात रखी जाती है, दोनों में सामंजस्य होता है, दोनों की भागीदारी होती है कोई भी निर्णय लेने में। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सीधे आके घोषणा कर दे बिना किसी से डिस्कस करे। तो वहाँ पर लोगों की बात पहले राय मांगी जाती है, उसके बाद डिस्कशन होता है। ठीक है, एक स्वाट विश्लेषण, टी का क्या मतलब है? इसमें जो टी होता है उसका क्या, टारगेट है, थ्रेट है, टीम है, या फिर टास्क है? तो थ्रेट है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? कौशल का प्रबंधन सिद्धांत संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग करने पर केंद्रित है। कैसे? मानव संसाधन प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रेरणा सिद्धांत या प्रणाली सिद्धांत? क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेतृत्व की किस शैली में नेता अपने कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखता है और उनका मार्गदर्शन करता है? प्रेरक सिद्धांत नेतृत्व में, निर्देशात्मक नेतृत्व में, लोकतांत्रिक नेतृत्व में, सहायक नेतृत्व में? तो क्या होगा इसका आंसर? प्रेरक नेतृत्व में। ठीक है, याद रखना है, प्रेरक नेतृत्व में है। प्रभावी नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संचार कौशल, योजनाबद्ध दृष्टिकोण, आत्मविश्वास या संघर्ष प्रबंधन? तो इसमें संचार कौशल ही प्रभावी नेतृत्व का गुण है। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ आंतरिक ग्रंथियां शरीर में, आंतरिक ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं? तो शरीर के बाहर स्राव भेजती है, रक्त प्रवाह में हार्मोन स्राव करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित है, पाचन ग्रंथि क्रिया में सहायक होती है। तो क्या करती हैं? एंडोक्राइन जो होती हैं ग्लैंड्स आपकी, बताइए। ये ऑप्शन बी, रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, भारी ग्रंथि किस प्रकार का स्राव करती है? तो भारी सीधे बाहरी वातावरण, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड है, भारी ग्रंथि है जिसमें पसीना हम लोगों को आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां आंतरिक ग्रंथि और बाहरी ग्रंथि दोनों हैं? तो बताइए, ये है आपकी अग्नाशय, पेनक्रियास, आंतरिक और बाहरी दोनों ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, अग्नाशय है, आयरन ग्रंथि है, अधिकृत ग्रंथि है? तो ये अग्नाशय है। जो आपका इंसुलिन होता है वो अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। यही हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन रक्त स्राव में जो शर्करा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। पसीने की ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो वह आपकी पता है, अभी मैंने आपको बताया था, बाहरी ग्रंथियां होती हैं पसीने की ग्रंथि, जिसे स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। आंतरिक ग्रंथि से संबंधित प्रश्न आपके देखें। आंतरिक ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हार्मोन का स्राव करना, या फिर पाचन में सहायता करना, या रक्त में को शुद्ध करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनों का स्रावण करना, ऑप्शन बी। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है कुछ। डेटा प्रणाली से कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है, डेटा को आदान प्रदान करना होता है। ध्यान रखना है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, प्रोसेस एड्रेस, इंटरनल प्रोसेस एड्रेस? क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन ए। ठीक है, नेटवर्क में लिंक का पूरा नाम क्या है? ठीक है, पता होगा आपको। लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क, या लोकल एक्सेस नेटवर्क, या लाइन लिंक एक्सेस नेटवर्क? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वाइड आपका जो वेन होता है उसका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, CAN होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क रहता है, PAN होता है।
ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो ध्यान रखना है इन सभी नेटवर्क के बारे में। प्रश्न है, OSI मॉडल में कितने जो लेयर होते हैं? तो OSI मॉडल में आपके 7 लेयर होते हैं। ठीक है, याद रखना है 7। अब जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस प्रकार का प्रोटोकॉल? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक नेटवर्क में दो से अधिक उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के उपयोग के लिए किए जाने वाले सबसे सामान्य माध्यम कौन से हैं? तो वायरलेस लाइट केबल और वायरलेस तकनीकी, रेडियो तरंगें, ऑप्टिकल तरंगें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल वायरलेस तकनीकी है। नेक्स्ट क्या है, राउटर का कार्य क्या है? तो बताइए राउटर क्या करता है? डेटा भेजने की, नेटवर्क डेटा को दिशा निर्धारित करने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान की, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, नेटवर्क पर डेटा की दिशा को निर्धारित करना है। IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? तो बताइए इसमें कितने बिट्स होते हैं? इसमें 32 बिट्स होते हैं। जब IPv6 आ जाता है तो इसमें 128 बिट्स होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। DNS का पूरा नाम डेटा नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम या डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सर्विस या डायनेमिक नेम सिस्टम। तो इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का जो वॉल होता है, इसका क्या कार्य होता है? डेटा को एक्सचेंज करना, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, नेटवर्क को परीक्षण करना या इंटरनेट को तेज करना। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। तो फायरवॉल आपके मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है, वो आपके जो सिस्टम होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण क्या होता है? जब शरीर में आपकी क्या हो जाती है? तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की, और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो कुपोषण हो सकता है। कुपोषण अति खाने से भी हो सकता है और कम खाने से भी होता है, दोनों तरह का कुपोषण है। बहुत अधिक खा रहे हो तो भी आप कुपोषित हो, और बहुत कम खा रहे हो तो भी आप क्या हो? कुपोषित हो। ठीक है, क्या हो? कुपोषित हो। तो ना तो ज़्यादा खाना है, और कैसा खाना खाना है जो आपके एग्जैक्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, ये आपको खाना है। कुपोषण के कौन से प्रकार हैं? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण और विटामिन की कमी, केवल विटामिन की कमी, केवल प्रोटीन की कमी। तो ये सभी प्रकार के कुपोषण आपको देखने को मिल सकते हैं। कुपोषण किस प्रकार के प्रभाव होते हैं? शारीरिक विकास में रुकावट बिल्कुल होगा, मानसिक विकास में कमी बिल्कुल होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल होगा। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा कुपोषण के कारण। यही समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं कि आपकी स्टेटमेंट दी है उसका आंसर आपको देना है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी किस प्रकार के कुपोषण का कारण होती है? कैलोरी कुपोषण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, ऊर्जा कुपोषण या चपाप से कुपोषण। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कुपोषण। ने मलन्य बीमारी किस कारण से होती है? प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, कैलोरी और प्रोटीन की कमी से, या फिर केवल विटामिन की कमी से? तो बताइए, ये है कैलोरी और प्रोटीन की कमी से आपको मलन्य जो बीमारी है, मैरास्मस आपको जिसको बोलते हैं, प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासियोरकर जो बीमारी है, ये बीमारी भी आपकी प्रोटीन की कमी से होती है, ध्यान रखना है। देखो आ ही गया वो क्वेश्चन, क्वासियोरकर बीमारी किस कारण होती है? तो केवल प्रोटीन की कमी से ही आपको होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल पानी का सेवन करना, संतुलित और पोषक तत्वों का भरपूर आहार करना, या अधिक चीनी खाना, केवल फल और सब्जी खाना। तो आपको पता है कुपोषण जब होता है, आप संतुलित रूप में पोषक तत्व और आहार का सेवन नहीं करते हो तो आपको कुपोषण हो जाता है। एनीमिया किस कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो आयरन की कमी से एनीमिया आपको होता है, और कुछ विटामिन है जिनकी कमी से एनीमिया होता है, B6, B9, B12, इनकी कमी से भी आपको एनीमिया हो जाता है, ध्यान रखना है। और B9 आपका फॉलिक एसिड नाम से भी जाना जाता है, फॉलिक एसिड, जो महिला को गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है, वही फॉलिक एसिड है। कुपोषण से प्रभावित बच्चों में सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो कुपोषण से प्रभावित बच्चे होते हैं तो सबसे आम लक्षण क्या होता है? वजन में अत्यधिक वृद्धि, कमजोरी और विकास में रुकावट, मानसिक विकास में अत्यधिक वृद्धि, और त्वचा में चकत्ते। ये क्या होगा? कमजोरी और विकास में रुकावट हो जाएगी कुपोषण के कारण। ठीक है, कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपका पहले ही है प्रोटीन, विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, आपको नए नए प्रश्न मिल रहे हैं, बिल्कुल जैसे प्रश्न आ रहा है उसी तरह के प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ। देखिए,
आपको ना मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके बारे में कुछ डिटेल में है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से देखना है। ऑब्जेक्टिव नहीं है परंतु वन लाइनर फैक्ट की तरह है। देखिए, गर्भावस्था में प्रीनेटल देखभाल का क्या उद्देश्य होता है। जो प्रीनेटल देखभाल होती है गर्भावस्था में, उसका क्या उद्देश्य होता है आपको पता होगा तो समझ पर आधारित आप कर ले जाओ। गर्भवती महिला को उसके शिशु को स्वास्थ्य की निगरानी करना, बिल्कुल सही है। किसी भी संभावित जटिलता का पता लगाना और उनका उपचार करना, मतलब प्रीनेटल का विकास का क्या उद्देश्य होता है। शिशु और महिला की क्या करनी है, देखभाल करनी है। संभावित उन जटिलता का पता लगाना है, क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं और क्या क्या उन्हें कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और उपचार करना, ये प्रीनेटल विकास का उद्देश्य है। तो इस तरह के प्रश्न भी जरूरी हैं। गर्भावस्था में प्रोटीन युक्त आहार क्यों आवश्यक है, तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है यही पूछा है ना। तो अब ये आपकी समझ पर आधारित इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आ जाएगा और कुछ इससे अलग आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन भ्रूण के विकास में गर्भवती महिलाओं के ऊतकों की मरम्मत करती है। ठीक है, और जिससे स्वस्थ गर्भावस्था बनी रहती है। जो स्वस्थता है गर्भावस्था में क्या है, बना रहता है। ध्यान रखना है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतकों की मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की सहायक होता है। गर्भावस्था में रक्तचाप की निगरानी क्यों जरूरी है, ब्लड प्रेशर क्यों जरूरी है। आपने पता है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होने से महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों जरूरी है, वही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। गर्भवती महिला को प्रोक्लेमिस प्रोक्लेमसिया जैसी गंभीर समस्या हो जाती है और जो गर्भावस्था में जोखिम बढ़ाती है। ठीक है, गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड की क्या भूमिका है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए महिला का, परंतु क्या भूमिका होती है ये आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड भ्रूण के विकास, उसकी स्थिति, शारीरिक संरचना और मूल्यांकन करने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, उसका बच्चे की क्या स्थिति है उसके बारे में, क्या उसकी संरचना है, कहीं विकृति तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है पहले उस बच्चे की जानकारी प्राप्त करने के लिए। गर्भावस्था में रक्त शर्करा की जांच क्यों की जाती है, यानी ब्लड शुगर की जांच क्यों की जाती है, ये आपको पता है। नहीं पता ना तो देख लीजिए। डायबिटीज का समय पता लगाने के लिए रक्त शर्करा की जांच की जाती है, यानी आप में डायबिटीज तो नहीं है। शिशु और माँ दोनों को स्वास्थ्य सुरक्षित रखना रहता है, इससे पता चल जाता है। तो पहले ही उस तरह की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा आहार लेना चाहिए, तो बताइए कौन सा आहार है जो गर्भावस्था के दौरान लेना चाहिए। गर्भवती महिला को संतुलित आहार, जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, पर्याप्त कैलोरी हो, सेवन करना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था में शारीरिक गतिविधियां क्यों जरूरी है, मतलब क्यों महिला को शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। हल्की शारीरिक गतिविधियां गर्भवती महिला के शरीर को मजबूत बनाती है। पहली चीज़ तो मजबूती के लिए, दूसरा गर्भावस्था के दौरान आरामदायक महसूस करने के लिए, क्योंकि बॉडी कैसी फ्लेक्सिबल हो जाती है, टाइट नहीं होती है आपकी। तो जब फ्लेक्सिबल होगी तो आपको ही कम पेन होगा और आराम से आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। गर्भावस्था के दौरान वजन की निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है, आपकी जो वजन है, वेट क्यों चेक किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, क्या पता है आप लोगों को। नहीं पता तो आप लोग देख लीजिए। अत्यधिक वजन बढ़ने से गर्भावस्था की जटिलता, यानी जटिलता उत्पन्न हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आपका इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, प्रोक्लेमिसिया का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके वजन के कारण आपको देखने को मिलती हैं। गर्भावस्था किस प्रकार के संक्रमण से बचाव जरूरी है, इन गर्भावस्था में कौन सा संक्रमण है जिससे बचाव जरूरी है। गर्भवती महिला को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, HIV तो नहीं है, जैसे संक्रमण से बचने के लिए नियमित जांच करवानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है। हमने देखा है विटामिन डी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वही काम में विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण में मदद करता है। जो हमारा कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, माँ और भ्रूण की मजबूती को प्रदान करता है। और एक दांतों के लिए भी कैल्शियम और फास्फोरस है, वो इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम की हम शरीर में कितनी मात्रा लेते हैं ये आप सब लोग कमेंट करके बताओगे कि कितनी मात्रा कैल्शियम की हम डेली लेते हैं। ठीक है, गर्भवती महिला की बतानी है स्पेशल। ठीक है, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का महत्व क्या है। फॉलिक एसिड भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने में मदद करता है। किसको, न्यूरल ट्यूब दोषों को मदद करता है। यही स्टेटमेंट दे दिया जाए कि फॉलिक एसिड क्या करता है। अगर आप बोलते हैं ना कि मैम समझ पर आधारित नहीं आए प्रश्न, आप नहीं करा रहे हो, तो वो क्या है समझ पर आधारित। जब आपको उसका फैक्ट ही नहीं पता होगा तो आप समझ पर आधारित प्रश्न करोगे कैसे। ठीक है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए ना एलिमिनेट करने के लिए, न्यूरल दोष दूर करने के लिए गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में इसे लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 3 महीने लेना कंपलसरी है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान किसी असामान्य लक्षण पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो ये गर्भवती महिला को रक्तस्राव, पेट में दर्द, अचानक सूजन और अन्य असामान्य लक्षण महसूस हो तो उसे तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था में तनाव और चिंता का क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप लोग बहुत तनाव ले रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है गर्भवती महिला को, तो देखिए अत्यधिक तनाव गर्भवती महिला और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे समय से पहले प्रसव और कम कमजोर वजन वाला बच्चा हो सकता है, तो इसलिए तनाव और चिंता नहीं लेनी है। इससे बच्चे की हेल्थ पर और माँ की हेल्थ दोनों पर
बुरा असर पड़ता है। ठीक है, गर्भावस्था में पानी पीने का महत्व, अब हम तो पढ़ लिए कि पानी पीना चाहिए गर्भवती महिला। अगर ये क्वेश्चन बन गया कि पानी पीने से क्या क्या, मतलब पानी पीने का उद्देश्य क्या है गर्भवती महिला को, तो आप लोग कैसे हैंडल करोगे। तो इसी तरह से आप लोग थोड़ा अच्छे से थोड़ा वाइड होके पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। रटने की अपेक्षा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। गर्भवती महिला को जलन, कब्ज, यूरिन ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आप नॉर्मल गर्भवती भी नहीं है तो भी नॉर्मल हो तो पानी सबसे अधिक पीना चाहिए। कई सारी बीमारियां हमारे शरीर से पानी के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। जैसे किसी को छाले होते हैं मुंह में, तो वो लोग पानी पिया करो ज़्यादा, तो पानी से क्या नहीं होते, छाले नहीं होते हैं और कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। गर्भावस्था में भारी वजन उठाने से क्यों मना किया जाता है, क्या कारण है। भारी वजन उठाने से गर्भवती महिला को पीठ दर्द यानी पीठ में, बैक में आपका स्ट्रेस और गर्भावस्था में अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है। कुछ महिलाएं भारी काम करती हैं तो उनकी बैक में प्रेगनेंसी के बाद से ही क्या प्रॉब्लम होने लगती है, पीठ दर्द की समस्या होने लगती है। इसलिए महिलाओं को वजन उठाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक टीके जैसे टेटनेस, फ्लू आपका शिशु और माँ की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन का महत्व पूछा है तो वो टीके महिला के लिए ज़रूरी हैं। जैसे टेटनेस का जब महिला को लगा दिया जाता है, फ्लू का टीका लगा दिया जाता है, इससे क्या महिला को जब डिलीवरी होगी तो उसको टेटनेस या ब्लड जो होता है ना नसों में जम जाने का, उस तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस तरह महिला को काफ़ी ज़्यादा क्लॉटिंग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, गर्भावस्था में तनाव से कैसे निपटा जाना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, सहरी श्वास है, सारे गतिविधियों के माध्यम से तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो गर्भावस्था के समय मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, परंतु मेरा उद्देश्य क्या है, जब अपन कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसमें घुस जाओ, यानी बिल्कुल अपन को रख लो उस समय उस जगह पर, तभी अपन को चीज़ें जल्दी याद होती हैं और जल्दी हम वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन के खतरे क्या है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी बॉडी में हो जाती है, गर्भवती महिला को चक्कर आएगा, थकान होगी, समय प्रसव का खतरा हो सकता है। अगर नॉर्मल भी व्यक्ति है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको भी चक्कर आ जाते हैं पानी की कमी से, हम लोगों ने कई बार देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था में शराब और धूम्रपान का सेवन क्यों निषेध किया जाता है, क्यों मना किया जाता है कि आप शराब नहीं पियो, धूम्रपान नहीं करो, कैफीन मत पियो, चाय कम पियो। इनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका जो कड़वापन होता है ना, टेनिन होता है जो हेल्थ के लिए ख़राब रहता है, इसलिए चाय पीने की मना किया जाता है, सबसे कम पीना चाहिए। शराब और धूम्रपान से शिशु जन्म दोष जैसे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए शराब और धूम्रपान का मना किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच की क्यों आवश्यकता है। ये जाँचें गर्भवती महिला और शिशु स्वास्थ्य का सही मूल्यांकन करती हैं ताकि कोई भी जटिलता समय से पहचान कर उसका इलाज किया जा सके और अम्मा, ठीक है, ध्यान, इलाज किया जा सके, ये नहीं है इसका आंसर। इसलिए नियमित प्रसव पूर्व जांच की जाती है कि महिला में कोई जटिलता तो नहीं है, महिलाओं को कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए उसकी जांच की जाती है। और एक चीज़ याद रखिए, महिला कम से कम 4 जांच तो प्रेगनेंसी में कराना है कंपल्सरी। हर महीने कराती है तो अलग बात है, परंतु 4 बार जाँच उसकी होनी चाहिए 9 मंथ्स में। और 280 दिनों में महिला का जो है बच्चे बाहर आ जाता है, 40 सप्ताह का समय लेता है। ठीक है, कुछ आपके अमाशय से संबंधित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाशय का मुख्य कार्य क्या है। अमाशय का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और अवशोषित करने के लिए अमाशय होता है। अमाशय में ही हमारे प्रोटीन का पाचन होता है, ध्यान रखिए। अमाशय कितने मुख्य भाग होते हैं, अमाशय में कौन कौन से भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस बॉडी या पाइलोरस, ये 3 भाग होते हैं, याद रखना है। कार्डिया होता है, फंडस बॉडी होती है और पाइलोरस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अमाशय में किस प्रकार का पाचन होता है। तो अमाशय में किस प्रकार का पाचन होता है, रासायनिक पाचन, यांत्रिक पाचन दोनों होते हैं। और रासायनिक पाचन में अम्ल और एंजाइम भोजन पचाते हैं, जबकि यांत्रिक पाचन में अमाशय की मांसपेशियां भोजन को घुमाकर चबाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जितने भी प्रश्न किए वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा 200 के समथिंग हमने प्रश्न कर लिए हैं। तो अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल इनसे बाहर प्रश्न बहुत कम जाने के चांस हैं। इन टॉपिक्स को अपन ने बिल्कुल निचोड़ दिया है, एक टॉपिक से कम अपन ने अब तक बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं और अलग ही प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड है 1-2 क्वेश्चन के सिवा। ज़्यादातर प्रश्न आपके रिपीटेड नहीं हैं, बहुत नए नए प्रश्न हैं, हर वीडियो में आपको नया प्रश्न मिल रहा है। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि हर प्रश्न नया प्रश्न है और बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से देखिए, नहीं याद नहीं है तो याद कर लीजिए, साथ में थोड़ा वीडियो को पॉज भी कर लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है चीज़ें। ठीक है, पर अपना उद्देश्य क्या है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है और बिल्कुल
अपने अच्छे नंबर लेके आना है, यानी पास होना है अपन को। अल्टीमेटली अपना उद्देश्य क्या है, महिला पर्यवेक्षक बनना, ठीक है। जो पुरुष पर्यवेक्षक है वो पुरुष पर्यवेक्षक बनेंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए वीडियो है, चाहे पुरुष पर्यवेक्षक हो महिला पर्यवेक्षक हो, क्योंकि एग्जाम तो एक ही है, चाहे पुरुष आपका पुरुष देता है या महिला देती है, ठीक है। और सिलेबस भी हमारा सभी का सेम है, ऐसा नहीं अलग अलग हो। तो सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दीजिए। अगर आप शांत मन से एग्जाम देते हो ना, तो क्या होता है 10 से 15 नंबर अपने बढ़ने के चांस होते हैं। जब आप बिल्कुल डल जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। अपन टेंशन में जाते हैं तो नहीं होता है अपना एग्जाम क्लियर, ठीक है। ये कड़वा सत्य है बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल शांत मन से जाना है, सोच के जाना है कि हम ही पास होंगे और हम ही झंडे गाड़ के आएंगे, यानी एग्जाम क्लियर करके आएंगे। तो बस इतना सोच के जाना है और अपना एग्जाम 100% दे के आना है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका जब भी एग्जाम है अप्रैल में और लास्ट मार्च में, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने एग्जाम को अच्छे से दे के आइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो वीडियो का नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मिस नहीं होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद आप सभी का।